नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। मालूम हो कि ममता सरकार ने 8 मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दी थी। द केरल स्टोरी मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसे ही स्थिति पैदा होगी। कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि फिल्म को पहले मिले प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी फैसला लिए कार्रवाई से पहले द केरल स्टोरी देखना चाहेगा। किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्रालय के पद से हटा दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कानून मंत्रालय छीनकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भेज दिया है। पुरानी जिम्मेदारी छीनकर नया मंत्रालय दिए जाने के बाद किरण रिजिजू ने ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के आभार जताया और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से लेकर कानून के क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों का शुक्रिया कहा। रिजिजू ने कहा कि अब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भी पूरे जोशो खरोश से काम करेंगे। दिल्ली में चलने वाली सरकारी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि कई बार दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही भी देखने को मिलती है। ऐसे ही एक लापरवाही पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त एक्शन लिया है, जिससे अब दिल्ली में डीटीसी ड्राइवरों की मनमानी भी बंद हो जाएगी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के पास शिकायतें पहुंची थी कि डीटीसी बसों के ड्राइवर महिलाओं के लिए बस नहीं रोकते। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जैसे ही यह शिकायत सीएम केजरीवाल के पास पहुंची तो उन्होंने मामले का वीडियो ट्वीट कर साझा करते हुए सख्त एक्शन की बात कही। पंजाब सरकार ने ठेका मुलाजिमों को तोहफा दिया है। सरकार ने इन मुलाजिमों के मसलों को हल करने की प्रक्रिया को तेज करते हुए एडहॉक ठेका आधारित दिहाड़ीदार और अस्थायी कर्मचारी की नीति नोटिफाई की। गुरुवार को इस मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोजगार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा, सरकार के मंत्रियों ने बैठक में अलग अलग मुलाजिमों, यूनियन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। यह अपने टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी के साथ बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी में निवेश करने के आपके निवेश पर रिटर्न मिलता है और लाइफ कवर भी मिलता है। एलआईसी ने पॉलिसी जारी करती रहती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एलआईसी आनंद पॉलिसी के बारे में बताने जो सबसे लोकप्रिय पॉलिसी में से एक। इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर आप लाखों रुपये बचा सकते हैं। एलआईसी जीवन आनंद उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को कई सालों तक निवेशित रख चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज देश के नए कानून मंत्री बने। उन्होंने मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। नौकरशाही के बाद राजनीति में कदम रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने किरण रिजिजू की जगह ली, जिनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। कामकाज संभालने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि हमारा न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं है। मेघवाल ने कहा, मेरी प्राथमिकता देश के सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना ही होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 सम्मेलन होना है। इस समिट के शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए और पूरे जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया। श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक होनी है। यह बैठक 22 से शुरू होकर 24 मई तक चलेगी। इस बैठक के लिए कश्मीर में त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी चूक से बचने के लिए NSG से आर्मी से मदद ली गई है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्दी प्रदेश के हजारों गन्ना उत्पादक किसान के खाते में बकाया राशि पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गन्ना बकाया के भुगतान करने का आदेश भी दे दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है। वहीं इस खबर किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि अब वो बकाया राशि के पैसे से समय पर खरीफ फसलों की खेती कर सकेंगे। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दिल्ली में ईडी पूछताछ कर रही। ईडी ने पूछताछ के लिए राबड़ी देवी को दफ्तर तलब किया था, जिसके बाद वो 10:45 बजे ईडी ऑफिस पहुंची। 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई। राबड़ी देवी मंगलवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साथ दिल्ली पहुंची। गुरुवार को ईडी के सवालों का सामना करके उनके दफ्तर पहुंचे। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी, यह मामला UPA 1 के समय का है। तब लालू यादव मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर गर्म हो गया। इस बार कामान खुद MCD की मेयर शैली ओबराय ने संभाली। उन्होंने इस मामले में मुख्य एसेसर कलेक्टर कुणाल कश्यप को पद से हटाते हुए उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए। मेयर शैली ओबराय ने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, जल्दी भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य अधिकारी व कर्मचारी पर भी गाज गिरने वाली। कहा है कि MCD में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसकी वजह से यह संस्था घाटे में है।
आईपीएल 2023 में प्लेऑफ की दौड़ बिल्कुल आखिरी मुकाबले तक पहुंच गई और गुजरात टाइटंस को छोड़कर कोई टीम प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंच सकी। वहीं 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने तो पंजाब किंग का खेल खराब कर दिया। अब यही काम कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। बैंगलोर के लिए जीत बेहद जरूरी है, उसके बाद के लिए विराट कोहली का जलना भी जरूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया में इसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है और इस जैसे कि इस मामले पर बिहार सरकार की हार हो गई और अब जातिगत जनगणना नहीं की जा सकी। लेकिन संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय में हुई आज की सुनवाई को किसी पक्ष की जीत या हार की तरह नहीं जाना चाहिए। यह केवल एक प्रक्रियागत मामला है। आगे की सुनवाई संवैधानिक स्थितियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपना कोई भी निर्णय सुना सकता है। ओडिशा में गुरुवार को एक साथ 2 सौगात मिली है। आपको बता दें, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पूरे हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि जनवरी-फरवरी तक ओडिशा में दूसरे वंदे भारत रेलवे ट्रेन चलाने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे ओडिशा में वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो शुरू करने की योजना बना रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट होने के बाद भाजपा ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की थी। एनआईए जांच पर राज्य सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। सीआईडी अब जांच कर तय करेगी कि विस्फोटक अधिनियम पर मामला शुरू किया जा सकता है या नहीं। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस अभी भी राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन कुछ हिस्सों में लोग पहले से ही पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख चुनावी वादों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना था। आपको बता दें कि अब कोप्पल, कलबुर्गी, चित्रदुर्ग जैसे जिलों में गाँव के लोगों ने कथित तौर पर बिजली बिलों को भुगतान करने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि अपने बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उन्हें मुफ्त बिजली देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दिखाई देती है। अब कोलकाता से पुरी जाना है तो पुरी से कोलकाता ये यात्रा केवल 6.5 घंटे की होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को दावा किया कि पुलिस ने एक और गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनके घर को घेर लिया है। एक ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि मेरी अगली गिरफ्तारी से पहले शायद मेरा आखिरी ट्वीट हो। डॉन ने बताया कि पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार के लिए पीटीआई अध्यक्ष के जमान पार्क स्थित आवास के बाहर पहुंच गए। इससे कहा गया है कि खान के आवास के पुलिस अधिकारी ने घेर लिया है। दिल्ली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे। जरूरी बात यह है कि जितनी सुविधा और क्षमता पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही के चलते उसका बिल्कुल से सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। डीटीसी ड्राइवर के मनमाने रवैये के चलते डीटीसी से सफर करने वाले लोगों के आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला यात्रियों को देखकर डीटीसी ड्राइवर द्वारा बस नहीं रोकने की शिकायत को गंभीरता से लिया है। और बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला एक वीडियो के सामने आने के बाद लिया। दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी की लापरवाही वाला ये रवैया पहली बार नहीं है। सोना गुरुवार को 134 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 60,512 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 63 रुपये की गिरावट दर्ज की गई या 71,745 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर फिसल गई। इस गिरावट ने खरीदारों के बीच खुशी का माहौल बना दिया, क्योंकि इस गिरावट ने अब उनकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर दिया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में मौसम की आंख मिचौली जारी है। पिछले कुछ दिनों से जहां चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान किया, तो वहीं रात में अचानक मौसम बदला और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मौसम विभाग के माने तो आज भी नई दिल्ली में शाम को तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कल से फिर एक बार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के माने तो 19 मई शुक्रवार को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के जापान दौरे पर रवाना होंगे, जहां दुनिया का तमाम देश जुट रहे हैं। G7 देशों का यह सम्मेलन इस बार परमाणु हमले को लेकर के होगा। आपको बता दें कि यहां पे जापान की हिरोशिमा जाएंगे और उनसे उनके तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा का दौरा किया था। इसके बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जापान की हिरोशिमा नहीं गए हैं, इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा काफ़ी अहम है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी 19 मई से लेकर 21 मई तक जापान दौरे पर रहेंगे।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस हर दिन कम होते जा रहे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं 2533 सैंपलिंग की जांच की गई। इस दौरान औसत पॉजिटिविटी रेट दर 1.62% रही। सबसे ज्यादा 12 नए मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं। इसके अलावा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रही। बीते 24 घंटे में देश भर में 69 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडिशा क्षेत्र पर गुरुवार को तड़के मिसाइल हमले किए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि कीव में धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी और विस्फोट के बाद गिरे मलबे से एक गैर आवासीय इमारत में आग लग गई। यूक्रेनी अधिकारी ने रूस द्वारा दागी गई ज्यादातर क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया। रूस ने इस महीने 9वीं बार यूक्रेन राजधानी को निशाना बनाया। कैस्पियन क्षेत्र के रणनीतिक वामसरकों ने संभवतः क्रूज मिसाइल से इन हमलों का अंजाम दिया। हमलों के बाद रूस के टोही विमान में यूक्रेनी राजधानी के ऊपर उड़ान भी भरी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।